और सरकार किस बात पर इतना घमंड है उसको, जो सीना ठोक के कहती है कि इतनी सीटें जीत के आएंगे? क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पास ईवीएम है। मैंने कई बार चुनौती दी है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अगर आपको इस देश के लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो एक बार के लिए ये देश के लोग कह रहे हैं ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। विपक्ष को ईवीएम को मसले को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए और ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। अभी तो लोकतंत्र है ना देश में, तब ये व्यवस्था है। और इसके बाद में अगर वो सरकार जीत के आ जाती है, मैं लिख के देता हूं आपको, इसके आने के बाद इस देश के तमाम लोगों के तमाम अधिकार छीन लिए जाएंगे। एक व्यक्ति इस देश में, देश का प्रधानमंत्री, रात को 8 बजे आता है, कहता है कि भैया आज से नोट बंद। फिर वही व्यक्ति कुछ दिन बाद आता, कहता देश बंद। भैया पता नहीं है किस दिन वो व्यक्ति रात को 8 बजे आवे और कह दे वोट बंद, संविधान खत्म। मैं कह रहा हूं ना कि अगर इतना ही विश्वास है कि आप सारी सीटें जीत जाएंगे, तो आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ भानु प्रताप जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के उन चुनिंदा एडवोकेट्स में हैं जिनको मौजूदा दौर में आप जिंदा एडवोकेट कह सकते हैं, क्योंकि ईवीएम एक ऐसा सिस्टम जो बहुजनों के लिए नासूर की तरह बन गया है, उसके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप भरतपुर में आए, राजस्थान में जी। लगातार देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, आप कह रहे हैं कि बहुजनों के लिए असली दुश्मन ईवीएम है। ऐसा क्यों आपको लगता है? देखिए, जो पिछले अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड देखें, तो जो सरकार केंद्र में काम कर रही है या भिन्न भिन्न राज्यों में केंद्र वाली सरकार की ही जो पार्टी की सरकारें हैं, उनका रवैया क्या है, जनता के प्रति रवैया क्या है, आप बहुत महसूस करते हैं इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ में। इस देश के शोषित पीड़ित लोगों के तमाम अधिकार एक एक करके छीन लिए गए, उनकी शिक्षा छीन ली गई, निजीकरण करके उनको पूरी तरह से शिक्षा से बाहर किया जा रहा है, उनका रोजगार छीन लिया गया, उनकी नौकरी छीन ली गई। इन सब चीज़ों को लेकर कौन कर रहा है? इन्हें कर रही है सरकार। और सरकार किस बात पर इतना घमंड है उसको, जो सीना ठोक के कहती है कि इतनी सीटें जीत के आएंगे? क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पास ईवीएम है। मैंने कई बार चुनौती दी है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अगर आपको इस देश के लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, आपके दिलों में इतनी जगह है, इतना सम्मान करते हैं, तो एक बार के लिए ये देश के लोग कह रहे हैं ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए ना। बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वाकई में देश की जनता आपको चाहती तो फिर जीत के आएंगे, इसमें घबराने वाली क्या बात है? इसमें एक सवाल संदेह पैदा करता है, आप जैसे तमाम सारे जागरूक लोग इस तरह का सवाल उठाते हैं, लेकिन ये विपक्ष जो असली हकदार है, जैसे 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई, ये लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है कि अगर इनको पता है कि ईवीएम से गड़बड़ी है तो सवाल क्यों नहीं उठाते? नहीं, जैसा मैं मानता हूं नीरज जी कि लोगों को संदेह नहीं होता, लोगों को दुख होता है कि जिनका सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने का हक है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो राजनीतिक पार्टियां, जनता का प्रतिनिधित्व तो वही है ना, जनता का प्रतिनिधित्व तो वही करती है ना, बात तो उन्हीं को करनी चाहिए। लेकिन अफसोस वो पार्टियां नहीं उठाती हैं। पर तब में और अब में जमीन आसमान का बदलाव आया है। एक बदलाव आप इस तरह से देख सकते हैं, मैं 2 तरह से आपको बताऊंगा। एक बदलाव ये है कि जो इंडिया गठबंधन के नाम से 28-29 पार्टियों का एक गठबंधन बना है, अभी 19 दिसंबर को दिल्ली में जो उनकी अपनी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद में सबने मिलकर पूर्ण सहमति के साथ एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने कहा है कि जो चुनाव आप ईवीएम से करा रहे हैं, उसमें वीवीपैट की जो मशीन है जिसमें पर्ची दिखती है, इंतजाम यह होना चाहिए कि पर्ची मतदाता को केवल दिखे नहीं, वो पर्ची निकल के उसके हाथ में दी जाए, और वो हाथ में देख के कि हाँ, मैंने जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वोट डाली है, मेरी वोट उसी को गई है, क्योंकि वोट तो असली रूप में वही है ना, वो वोट उसके हाथ में मिले, और देन उसके बाद में उस पर्ची को वो बैलेट बॉक्स में डाले और उसकी गिनती कराइए। और इसके लिए जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलने का समय मांगा, हालांकि उसने समय नहीं दिया। उसकी हठ धर्मिता देखिए, उसका अहंकार देखिए। लेकिन ये तो कम से कम हुआ कि मुख्य विपक्षी पार्टियां जो हैं, उन्होंने मिलकर एक कदम आगे तो बढ़ाया। ये सवाल ईवीएम पर ही है कि भाई जिसमें वोट आप गिनते हो उसका मुझे पता नहीं है, जिसकी गिनती नहीं होती
जो पर्ची मेरे हाथ में नहीं होती तो फिर ये मशीन काहे के लिए लगा रखी है, क्यों कर रखी है? इतना महत्वपूर्ण मसला है, ये सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? अभी तक लेटर लिखने खेल रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं। देखिए, मैंने अभी एक मीटिंग हुई थी, उसमें दिग्विजय सिंह मिल गए, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। मैंने उनसे यही बात कही कि कांग्रेस पार्टी खुद इस मसले को उठाती क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते? सोनिया गांधी जी क्यों नहीं बोलती हैं? खड़गे साहब ईवीएम पर क्यों सवाल नहीं उठाते हैं? क्यों आप सड़क पर नहीं आते हैं? और आप न केवल बड़ी पार्टी हैं, आपको 12 करोड़ वोट मिला है पूरे देश में पिछले लोकसभा चुनाव में, आप इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं, तो आप इंडिया गठबंधन में ये प्रस्ताव पास करा के और सबको सड़कों पर आइए। और मैं समझता हूं अब तो आ ही जाना चाहिए, जब सेम पित्रोदा जो राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी के तकनीकी सलाहकार रहे, इंजीनियर हैं बड़े, और इस देश में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर है, उसको लाने का सारा से सेम पित्रोदा जी को है। वो खुद कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इससे गड़बड़ी होती है। और वो कह रहे हैं कि विपक्ष को ईवीएम को मसले को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए और ईवीएम से चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। इतनी तरफ से सारी बात हो रही है। और केवल यही नहीं है, एक और उदाहरण मैं बताता हूं कि देश की जनता में किस तरह से ईवीएम के खिलाफ लगातार रोष बढ़ता चला जा रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है, हालांकि 2021 में वो कमीशन बना था और वो जनता का कमीशन था जिसका नाम था सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन। उसमें जो उन सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, रिटायर जस्टिस मदन बी लोकुर, उनकी अध्यक्षता में वो पूरा कमीशन बना। और 2019 के बाद के जो चुनाव हुए हैं, 19 और 19 के बाद के, बाकायदा उनके विषय में उन्होंने ईवीएम वगैरह सारे विषय में रिसर्च की है और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दी है। आप देखिए नीरज जी, उस पर 6,500 यानी 6,500 जो इस देश के क्रीम है, ब्रेन है, दिमाग है, उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, प्रोफेसर्स, एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सेना के अधिकारी, सामाजिक, मतलब इतने ब्रिलियंट लोग हैं। उन 6,500 लोगों ने इस आयोग की जो रिपोर्ट है उसको इलेक्शन कमीशन को दिया, उससे समय मांगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तानाशाही और उसकी हठधर्मिता देखिए कि जनता के नुमाइंदे जिनका वो नौकर है इलेक्शन कमीशन, उनको मिलने का समय नहीं दे रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, निश्चित रूप से गड़बड़ है। भाई देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जिस समय ये बात हुई थी कि भाई आओ, जो भी आए, जो हैक कर सकता है, हम ये मशीन है, इसको हैक करके दिखाओ, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर लिखा, उसमें नीचे 2 लाइन लिखी। उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस देश की जनता का आह्वान करता है कि इस देश की जनता, इस देश में इलेक्शन साफ सुथरा हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, उसके लिए जागरूक रहे। अगर आप ये कह रहे हो कि जागरूक रहे, तो इस देश की जागरूक जनता, जागरूक लोग आपसे कह रहे हैं ना कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, आप मिलने का समय दीजिए, वो आपको बताएंगे, तो आप मिलने का समय क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जो सारी चीजें हैं, ये इस बात को सिद्ध करती हैं। और इलेक्शन कमीशन का बहुत सिंपल सा एक काम है। इलेक्शन कमीशन अगर नियुक्त, बेशक आज की तारीख में तो हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करने के लिए 3 लोगों का पैनल हो, जिसमें प्रधानमंत्री हो, नेता विपक्ष हो और साथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो। सरकार ने कानून लाके उसको बदल दिया। चीफ जस्टिस की जगह सरकार का ही एक नुमाइंदा जो केंद्रीय मंत्री है, उसी में से एक लाके बिठा दो। इसका मतलब यह है कि सरकार जिसको चाहे चुन लेगी। बावजूद उसके मैं कह रहा हूं कि अगर यह व्यवस्था भी है इलेक्शन कमीशन को चुनने की, तब भी इलेक्शन कमीशन को संविधान के अनुच्छेद 324 में सब उसका जो सब अनुच्छेद, उप अनुच्छेद है 5, उसमें इतनी ताकत दी गई है, चुनेगी सरकार लेकिन हटा नहीं सकेगी। हटाने की प्रक्रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, महाभियोग से, इंपीचमेंट से, और साथ में पूरा, जब वो जिस दिन बन जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन, जब तक उस पद पर रहेगा, ना तो उसका कार्यकाल कम किया जा सकता है, ना ही उसको मिलने वाली सुविधाएं, ना ही उनका वेतन कम किया जा सकता। संविधान में इतना संरक्षण है और ये सिर्फ इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र होकर अपना काम कर सके और देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करा सके। पर अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम ही हो जाए तो आप उसे कितनी ताकत दे दिए, वो गुलामी छोड़ेगा। अभी मन से आपने कहा कि 6 जनवरी को आह्वान किया लोगों का, 6 जनवरी से क्या आंदोलन शुरू करना चाह रहे हैं? देखिए, 6 जनवरी से दिल्ली में जंतर मंतर पर 12 बजे हम लोग ईवीएम के खिलाफ एक पहली शुरुआत अब कर रहे हैं इस बार। और ये इस बार की जो पहली शुरुआत है, वहां पहली शुरुआत है, उसी दिन आगे का पूरा कार्यक्रम होगा जब तक इस देश से ईवीएम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी। और देश भर के लोग आ रहे हैं। इसलिए सबसे मैं इसलिए कह रहा हूं
कि ये लड़ाई केवल मेरी नहीं है, ये लड़ाई नीरज जी आपकी नहीं है, हम में से किसी साथी की अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबकी है। वोट सबकी है, आपकी भी है, मेरी भी है, आपकी भी, आपकी भी, आपकी भी है, सभी की है। और आपकी वोट की जितनी कीमत है वही मेरी वोट की कीमत है, वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जजेस की वोट की कीमत है। तो सबकी वोट की जो कीमत है एक, तो लड़ाई सबकी है। और हमारा ये वोट डालने का जो अधिकार है ये सुरक्षित रहे। हमें पता हो कि हमने जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को वोट दी है, हमारी वोट उसी उम्मीदवार को गई, उसी पार्टी को गई। आज की तारीख में क्या तमाशा हो रहा है, जो इलेक्शन होता है ईवीएम से 3 मशीनें होती हैं। एक है जिस पर बटन दबाते हैं, बैलेट यूनिट, जिस पर बटन दबा के वोट दी जाती है। एक है कंट्रोलिंग यूनिट, जिसमें कहा जाता है कि वोट इसमें जाएंगे, जिसकी गिनती होती है। एक है वीवीपैट, जिसमें दिखाई जाती है 6 सेकंड के लिए कि भाई ये आपकी जो वोट है या नहीं है, और वो उसी में पर्ची गिन जाती है। जो आपकी वीवीपैट है जिसमें पर्ची गिनते हैं, उन पर्चियों की गिनती नहीं होती, और जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हमारी वोट उसमें गई भी है, नहीं भी गई है, कहाँ गई है, किसको गई है, उसकी गिनती होती है। इससे बड़ा अंधेरा क्या होगा, इससे बड़ा अन्याय इस देश के वोटर के साथ क्या होगा। और 99% लोग, 99% मतदाता इस देश के जानते ही नहीं हैं कि जिस तकनीक से चुनाव हो रहा वो तकनीक क्या है, कैसे काम करती है। ना सुप्रीम कोर्ट के जज, ना हाई कोर्ट के जज, ना नीचे के जज, ना आईएएस ऑफिसर्स, ना आईपीएस ऑफिसर्स, ना क्लास 1 ऑफिसर, ना डॉक्टर, ना वकील, ना प्रोफेसर, ना पीएचडी करने वाले, ना डिग्रीधारी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जानता एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अनपढ़ क्या जानेंगे, आधी से अधिक आबादी तो देश की अनपढ़ है। उस माध्यम से हो रहा, और हम लोग सालों से आंख मीचकर अंधे की तरह बटन दबाए जा रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं। वोट कौन लूट के ले जाता किसी को पता नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया वो हो जिसको हर व्यक्ति जानता हो, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति जानता हो, अशिक्षित व्यक्ति जानता हो, और वो बैलेट पेपर से चुनाव के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बैलेट पेपर से चुनाव हो, हर वोटर को पता होता है कि मुझे किसको डालनी है, वो उसी को डालता, उसी पर ठप्पा लगाता और तय बना के बैलेट बॉक्स में डाल देता। उससे पक्का हो जाता कि मैंने जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को डालना था उसी को डाला है और मेरी वोट उसी में गिनी जाएगी। यहाँ तो बैठे बैठे दूर से ही इलेक्शन पूरा लूट लिया जाता। लोग कहते हैं हैक नहीं हो सकती, अरे करोड़ों मील दूर। ये 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, आपको लगता है कि गड़बड़ी है? 100%। आप देखिए, एक उदाहरण से आप समझ लेंगे, और उदाहरण बहुत सिंपल सा है कि जो 100 जो मध्य प्रदेश में, उसका उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर जो पोस्टल बैलेट गिने गए, उन पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 199 सीटों पर आ गई थी। पोस्टल बैलेट में तो कैसे ईवीएम की गिनती होने के बाद में बिल्कुल उलट हो गया और बीजेपी 164 सीटों पर जीत गई। और ये यहीं की बात नहीं है, आप और हम तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव आपको मालूम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आ गई थी, और जब काउंटिंग उसकी ईवीएम के होकर आई, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साहब बीजेपी 250 से ज्यादा सीटें जीत के सरकार बना लेती है। इससे बड़ी कोई और बात होगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग का पैटर्न, तरीका वो होना चाहिए, वो प्रक्रिया होनी चाहिए जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, सबको समझ में आनी चाहिए, और वो बैलेट पेपर के अलावा नहीं हो सकती। मशीन से तो पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि आपने कहा कि इस बार अगर चुनाव ईवीएम मशीन से होंगे तो क्या खतरा नजर आता है आपको? नहीं, बिल्कुल देखिए, खतरा सीधा है। जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार ने यह तय कर लिया है, तय नहीं कर लिया, अब कानून बना दिए। देश की संसद में 146 विपक्ष के सांसदों को बाहर निकाल के 3 महत्वपूर्ण कानून संसद में ले आई। वो एक, इस देश की दंड प्रक्रिया संहिता, एक इस देश की आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, एक तीसरा जो यहाँ की एविडेंस एक्ट। ये तीनों महत्वपूर्ण कानून हैं। इन कानूनों में पूरा बदलाव करके, और बदलाव भी इस स्तर तक किया है कि कोई व्यक्ति बोलने की हिम्मत करेगा उसके खिलाफ एफआईआर करा के बंद कर देंगे। यहां तक कि जजेस और पुलिस वाले भी अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी जेल में बंद कर दिया जाएगा, 7 साल की सजा है। यह व्यवस्था कर ली है। तो आम आदमी कैसे बोलेगा? तो आम आदमी बोल ना पाए, अपनी आवाज ना उठा पाए, ऐसे कानून बना लिए। इलेक्शन कमीशन जो करेगा कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। और साथ में अगर आर्थिक व्यवस्था पे आप बोलते हैं
तो आर्थिक व्यवस्था पे बोलने के कारण आतंकवाद की धारा यूएपी आप पे लगेंगे। तो इस सरकार ने पूरा इंतजाम कर लिया। अभी तो लोकतंत्र है ना देश में, तब ये व्यवस्था है। और इसके बाद में अगर वो सरकार जीत के आ जाती है, मैं लिख के देता हूं आपको, इसके आने के बाद इस देश के तमाम लोगों के तमाम अधिकार छीन लिए जाएंगे। एक व्यक्ति इस देश में, देश का प्रधानमंत्री रात को 8 बजे आता है, कहता है कि भैया आज से नोट बंद। फिर वही व्यक्ति कुछ दिन बाद आता, कहता देश बंद। भैया पता नहीं है किस दिन वो व्यक्ति रात को 8 बजे आवे और कह दे वोट बंद, संविधान खत्म। सफेद दाढ़ी वाला आता है ना, एक निकल गए, वो 8 बजे आता है। तो ये जो स्थिति है मैं लिख के दे दूंगा। इसके बाद इस देश के लोगों के, जो नागरिकों के अधिकार हैं, वो अधिकार किसी सूरत में बचेंगे नहीं। इस देश में राजतंत्र की स्थापना होगी, जिसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। और राजतंत्र थानों से चलता है, अदालतों से नहीं चलता। ये अभी खतरा। जिनको आप सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, निश्चित तौर पर कानून के जानकार हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी के साथ कह रहे होंगे। एक बात नेशनल जनमत जरूर कहता है कि वीवीपैट पर्ची के मिलान की जो बात है, वो चुनाव के पारदर्शी और निष्पक्ष होने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान लीजिए कि ईवीएम में आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, मान लीजिए सरकारों को लगता है, लेकिन वीवीपैट पर्ची हर मतदान देने वाले का अधिकार है। उसने किसको वोट दिया, उसकी पर्ची निकाल करके देने में कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार ये भी नहीं कर रही, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।